चलो बच्चों, तो अगली चीज अपन चालू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। लिखिए काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, है ना। इसको प्यार से बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक, डिनोट ऐसे कर देंगे के ई रोटेशन। ठीक है, देखो हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। और एक बॉडी मोशन में हम लोग तब बोलते हैं जब वो अपना पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक, तो जैसे अगर एक एम मास का ऑब्जेक्ट है और वो वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है, वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन। ठीक, अब सपोज एक आपकी ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसलेट नहीं कर रही है, सपोज एक डिस्क है, उसका भी मास क्या है, एम है, और वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। ठीक, उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, जीरो, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, लेकिन वो अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना। तब भी तो ये कोई काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा ना, कुछ तो एनर्जी इसके पास होगी। तो उस एनर्जी को जो प्योर रोटेशन के कारण इसके पास है, उस काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। अब उसका वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सपोज अपने पास क्या बन गया, एक डिस्क बन गया, है ना। मान के चलना ये डिस्क का मास m है और रेडियस क्या है r, और ये अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, ये मान सकते हैं कि ये जो m मास है छोटे छोटे मास एलिमेंट से बना हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, सपोज इसके रेडियस से एक r डिस्टेंस दूर एक छोटा सा मास ले लेते हैं। ठीक, इस मास का मास कितना होगा, dm, एलिमेंटल मास dm कंसीडर कर दिए, कितने डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर। तो भाई ये डिस्क रोटेट हो रहा है, तो ये भी क्या से रोटेट हो रहा होगा, ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा। ठीक, तो डिस्क का जो हर पॉइंट है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में सेम होगा कि नहीं होगा। जैसे सपोज एक ये डीएम मास है, अपन क्या करें, एक ये डीएम मास लिए यहां पर। ठीक, अब सपोज डिस्क रोटेट हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से यहां पहुंच गया, तो ये वाला पॉइंट भी यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो ये सपोज थीटा डिस्प्लेस किया, ये भी कितना डिस्प्लेस किया, थीटा, तो दोनों का थीटा सेम होगा कि नहीं होगा, डिस्क रोटेट कर रहा है। यानी कोई भी मैं पॉइंट मास लूंगा इस डिस्क के अंदर, सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। हरी बात समझ में, प्योर रोटेशन में तो ऐसे ही होता है, हर पॉइंट मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, सेम, ओमेगा कांस्टेंट है मतलब। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, इस मास का वेलोसिटी निकालते हैं, इस डीएम मास की वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये r डिस्टेंस दूर है और ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v क्या होगी बच्चों, r इंटू ओमेगा होगी। तो इस डीएम मास की टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो उसके हिसाब से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, छोटी सी काइनेटिक एनर्जी डी के ई, मैं क्या लिख सकता हूं, डीएम हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये हो जाएगी हाफ डीएम, और वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, v बराबर आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मेरे को ऐसे ही हर इंडिविजुअल डीएम जो है वो सारे डीएम की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दूं, तो इस डिस्क के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है पता चल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, हाफ बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, डीएम आर स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, डीएम आर स्क्वायर। अब इस चीज को क्या बोलते हैं, पढ़ चुके हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी पूरे को अगर डीएम आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे, तो जिस एक्सिस के अबाउट डिस्क रोटेट हो रहा है उसके अबाउट आई बताएगा वही। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ
इसके जगह लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू प्योर रोटेशन। ठीक, तो अगर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्योरली रोटेट हो रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल फॉर्म में कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आ रही बात समझ में? हम लोग ये भी तो पढ़े थे कि जैसे जो काउंटर पार्ट है मास का वो क्या है, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आप देख भी सकते हैं ट्रांजिशनल मोशन अगर कर रहा है तो क्या रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो यहां लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, यहां मास है तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये चीज समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगली चीज जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो अब तक हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग टॉर्क निकालना सीख चुके हैं और काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को बच्चों ये करना है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रोटेशन में किसी एक ऑब्जेक्ट को जो प्योरली रोटेट हो रहा है उसमें लगाना सीखना है। प्योर रोटेशन में, किसमें, प्योर रोटेशन में। ठीक है, तो अपन वो सीखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो लिखिए एनएलएम इन रोटेशन, रोटेशनल मोशन। ठीक, एनएलएम इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सपोज अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है, क्या है, एक रिजिड बॉडी, और ये रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेट हो रही है, कोई भी एक एक्सिस ले लो, ये ले लो, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या हो रही है बच्चों, प्योरली रोटेट हो रही है। किसी भी इंस्टेंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, और ये अल्फा से क्या कर रही है, एक्सिलरेट करिए, इसका एंगुलर एक्सिलरेशन क्या है, अल्फा। समझ में आई बात? ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा क्या है, इसका एंगुलर एक्सिलरेशन है। तो अगर इसका एंगुलर एक्सिलरेशन है तो इसमें क्या लग रहा होगा, टॉर्क। टॉर्क लग रहा होगा ना, फोर्स क्या, फोर्स लग भी रहा होगा तो भी हो सकता है अगर टॉर्क जीरो हो जाए फोर्स का, उस फोर्स का अबाउट द एक्सिस टॉर्क जीरो हो जाए तो फिर का एंगुलर एक्सिलरेशन चेंज होगा ना, तो क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा। ठीक, अब टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं कि टॉर्क का इक्वेशन क्या आएगा। तो क्या करते हैं, सपोज यहां एक छोटा सा एलिमेंटल मास लेते हैं, m1 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, m1। क्या हो गया, अरे तो उसमें तो कुछ थोड़ी आया, वो तो उसमें है। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, ये हटा देता हूं मैं, तुम लोग इतना रोना नहीं, रोना नहीं, कोई रोएगा नहीं, तुम लो भाई साहब। बीच में काट देंगे, 2 मिनट काट देंगे, चलिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ए रिजिड बॉडी प्योरली रोटेट हो रही है। ठीक है, तो चलो ये m1 का जो पोजीशन है वो क्या है, r1 है। m1 का पोजीशन क्या है, r1। ठीक है, तो बच्चों सपोज ये इसके हिसाब से रोटेट हो रहा है, तो इसकी अभी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। ठीक, ओमेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है। ठीक, सपोज इसमें एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा, उसको मैं बोलता हूं छोटा सा फोर्स डीएफ। क्या बोलता हूं, इसमें क्या लग रहा होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स क्या लग रहा होगा बच्चों, डीएफ। तो ये डीएफ फोर्स इस डीएम में डायरेक्टली लग रहा है, m1 में, तो इस फोर्स के कारण इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, m1 इंटू एटी होगा कि नहीं होगा, क्या होगा भाई, एक फोर्स लग रहा है इसके तरफ, डीएफ फोर्स समझ लो, डीएफ वन है ना, तो डीएफ1 लिख लेते हैं, डीएफ1 फोर्स लग रहा है, तो डीएफ1 फोर्स क्या होगा, m1 इंटू एटी, इसके कारण इसको एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। क्लियर है बात? सपोज एक दूसरा है m2 मास, क्या है बच्चों, m2 मास, इसी रिजिड बॉडी का हिस्सा है, m2 मास, पॉइंट मास, इसमें भी एक फोर्स लग रहा है dF2। क्या फोर्स लग रहा है, dF2। तो dF2 फोर्स के कारण उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 82, ये क्या होगा, 81। क्लियर है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सबका क्या है, अलग अलग है, लेकिन आप जानते हैं अगर एक रिजिड बॉडी क्या हो रही है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। ठीक, तो आप खुद सोचो, सपोज ये एक डिस्क बना हुआ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर मैं एक m1 मास लिया, ठीक, और यहां पर एक क्या मास लिया, m2 मास लिया। तो अगर ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है बच्चों, क्या से रोटेट हो रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है,
ठीक, तो सपोज टी टाइम में ये कुछ एंगल कवर करेगा, यहां आ जाएगा, उतने टी टाइम में ये भी तो घूमेगा, कितना एंगल घूमेगा, दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये एक्सेलरेट भी कर रहे हैं तो हर इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी दोनों की, और हर इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू भी सेम रहेगी, भले टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलग अलग हो लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम। समझ आई बात। अब देखो, तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, एटी और इसके जगह आप जानते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी बराबर क्या रहता है, आर इंटू अल्फा होता है। तो आप खुद सोचो ये कितने डिस्टेंस दूर है, R1 डिस्टेंस दूर है। ठीक, तो यहां पर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, देखो df1 को m1 और 81 की जगह लिखा R1 इंटू अल्फा। समझ में आया कि नहीं है। ठीक, ऐसे ही मैं df2 को क्या लिख सकता हूं, m2 R2 अल्फा लिख सकता हूं। अल्फा क्योंकि दोनों के लिए सेम है, भले 81 82 दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि एक्सिस से दोनों अलग अलग डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। अब इस df1 फोर्स के कारण एक टॉर्क लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। इस फोर्स के कारण क्या लग रहा होगा, टॉर्क। ये स्क्यू लाइंस हो गई, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे, एक्सिस ऐसा है, स्क्यू लाइंस वाला हो गया। तो क्या लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस df1 के कारण जो टॉर्क लग रहा होगा d टाउ 1, वो मैं क्या लिख सकता हूं, df1 इंटू जो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि कितनी है, r1। तो क्या लिखूंगा यहां पर, m1 r1 अल्फा इंटू r1। ऐसी टॉर्क m2 पे जो लग रही होगी वो कितनी होगी, m2 r2 अल्फा r2। ठीक है, तो सारी टॉर्क, ये तो दो पार्टिकल्स हो गए, ऐसे ही m3 m4 m5 m6 m7 mn तक होंगे, खूब सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो मेरे को सब के कारण अगर टॉर्क निकालना है, क्या करना है, सब के कारण अगर टॉर्क निकालना है तो सारे टॉर्क का क्या करना पड़ेगा, समीशन करना पड़ेगा। तो सारे टॉर्क का समीशन करूंगा तो क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा। ऐसी n पार्टिकल्स है तो mn rn स्क्वायर अल्फा। ठीक, अल्फा क्या आ गया सबसे कॉमन, तो बचा क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसा बचेगा। भाई ये चीज क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क, नेट टॉर्क क्या होगा, आई इंटू अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब हम लोग पढ़ते थे उसमें प्योर ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में, तो क्या आता था, एफ बराबर एम ए, क्या आता था बच्चों, एफ बराबर एम ए। तो जितने भी नेट फोर्सेस ऑब्जेक्ट में लगते थे, जितने भी नेट फोर्सेस ऑब्जेक्ट में लगते थे, उसको मास इंटू एक्सीलरेशन, तो नेट एक्सीलरेशन आ जाता था, ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन। तो वैसे एंगुलर एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी टॉर्क लग रहे हैं सबका सम, नेट टॉर्क निकाल लोगे, उसको क्या इक्वेट कर दोगे, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, जिस एक्सिस के अबाउट वो प्योरली रोटेट हो रहा है, आई अबाउट दैट एक्सिस इंटू अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इससे जो भी क्वेश्चन में अननोन चीज होगा वो निकलेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, रोटेशन का सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ इन रोटेशन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का, ये क्या होगा, सेकेंड लॉ इन रोटेशन। क्लियर। तो अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग पास कितने इक्वेशन होते हैं, हम लोग के पास इक्वेशन होते हैं 3। जब एनएलएम हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एक था ये सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन बराबर क्या था, मास इनटू एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन। अच्छा एक और, एक था कंस्ट्रेंट, एक क्या था, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन एक लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, सीखेंगे इसमें आगे, अभी नहीं, जब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होगा तब देखेंगे। और एक इक्वेशन अब क्या जाएगा, सम ऑफ टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस बराबर क्या होगा, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, तो ये दो के अलावा अब ये तीसरा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड लॉ। आ रही बात समझ में, क्लियर, पक्का, आगे बढ़े।
चलो अब क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो ये अप्लाई तभी होगा जब आपको क्या निकालने आएगा, टॉर्क निकालने आएगा, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आएगा। इसलिए जो पहले चीज सीखे हैं, टॉर्क निकालना किसी पॉइंट के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट बाय ऑल द फोर्सेस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, रिंग हो, डिस्क हो, और किसी भी एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस इस्तेमाल करके या इंटीग्रेट करके हमको आना चाहिए, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसा भी हो। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, तो वो दोनों टूल्स का इस्तेमाल अब हम करेंगे क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और आपको कुछ भी पूछ सकता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ सकता है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्सिस पूछ सकता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ सकता है, नेट फोर्स पूछ सकता है, किस पोजीशन पे टॉर्क लगाएं ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। बात समझ में आई? ठीक, चलो लिखो आप एग्जांपल्स, ठीक है, या इलस्ट्रेशन। ठीक, तो एक सिंपल एग्जांपल से चालू करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। आपके पास क्या है, एक रॉड है। क्या है? रॉड। ये जो रॉड है इसका मास m है और लेंथ क्या है? l। और रॉड कैसा है? यूनिफॉर्म। रॉड कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं ना, मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लीजिए, ठीक है, मास कैसा है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सपोज इस एंड के अबाउट इसको क्या कर दिया गया बच्चों? हिंज कर दिया गया है ना, और ये ऐसा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। कैसा है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, और इसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक, समझ लो, एट टी इक्वल टू 0 क्या करे बच्चों? इसको रिलीज किए। कैसी पोजीशन से? इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसको क्या किए? रिलीज किए। तो हमको क्या क्या चीज बताना है? हमको ये बताना है कि जस्ट आफ्टर रिलीज, जैसे उसको रिलीज किए, है ना, हमको ये बताना है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। क्या बताना है? एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। दूसरा हमको ये बताना है, एंगुलर वेलोसिटी तो बताना ही है, दूसरा हमको ये बताना है कि टॉर्क उस पे कितनी लग रही है, ड्यू टू वेट, टॉर्क ड्यू टू वेट। तीसरी चीज हमको ये बताना है कि हिंज कितना फोर्स लगा रहा है। क्या लगाना है? हिंज कितना फोर्स लगा रहा है। चौथा, उसका एंगुलर एक्सिलरेशन कितना है। पांचवा, ये भी निकालना है एंगुलर एक्सिलरेशन के साथ। और क्या निकाल सकते हो? एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, ये भी अच्छा होगा। ठीक है, क्लियर है? और एक सेंट्रीपिटल, छोड़ो लिख लो, चलो छठवां, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कितना है, ये भी निकालना है। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखो अभी ये क्या था? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था, इसको जस्ट आप छोड़े हो, जस्ट आप रिलीज किए हो, जस्ट छोड़े हो, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अभी 0। अभी तो डिस्प्लेस करना चालू ही नहीं किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं है। तो अपन ये बोल सकते हैं पहला चीज जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा? 0। रेस्ट से चालू हो रहा है। ठीक, फिर जैसे जैसे नीचे आते जाएगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, लेकिन अभी 0 है क्योंकि हमको इसी स्टेज जस्ट आफ्टर रिलीज, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही सारी चीजें निकालना है। ठीक, दूसरा अब निकालते हैं टॉर्क ड्यू टू वेट। तो उसके लिए क्या लगेगा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले रॉड को क्या करेंगे बच्चों? आइसोलेट। सबसे पहले क्या करते हैं? आइसोलेट। फिर लगाते हैं जितने भी, सेकंड स्टेप क्या रहता था? जितने भी वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है, नॉन कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटी लगेगी। कहां लगेगी? mg, सेंटर पे लगेगी। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे? हिंज फोर्स। तो हिंज में आपको बता चुका हूं, हिंज में क्या ध्यान देना है कि अगर आप सपोज हिंज को पकड़ के आगे खींचोगे, आगे, तो ये हिंज इसको छोड़ देगा क्या? आगे जाने देगा? पीछे खींचेगा। तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देता है हिंज। क्या देता है बच्चों? एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। प्लस ये वाला जो पॉइंट है वो ऊपर नीचे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो हिंज क्या देता है? एक वर्टिकल सपोर्ट भी, दो सपोर्ट देता है, लेकिन कोई टॉर्क को सपोर्ट नहीं देता है, यानी इसके अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो हिंज बस दो रिएक्शन लगा देना है। क्लियर? पक्का? तो ये हो गया। अब हमको निकालना है टॉर्क ड्यू टू वेट। क्या निकालना है बच्चों? टॉर्क ड्यू टू वेट अबाउट हिंज। किसके अबाउट? हिंज। यहां लिख देना अबाउट हिंज। ठीक है,
तो क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स कितना है, mg, और लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, उससे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो पॉइंट पे अपने को टॉर्क निकालना है उसके अबाउट, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है उसके अबाउट क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को जोड़ते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2, तो यहाँ क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, L/2। तो टॉर्क कितना लग गया बच्चों, अबाउट हिंज mg L/2, टॉर्क ऑफ वेट अबाउट हिंज क्या हो गया है, L/2, ठीक। जो हिंज रिएक्शन दे रहा है उसके कारण कोई टॉर्क होगा, नहीं होगा, क्यों, दोनों उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो कोई टॉर्क नहीं होगा, क्लियर है। तो ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक। अल्फा निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, अल्फा। तो अल्फा के लिए बच्चों नेट टॉर्क, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, नेट टॉर्क अबाउट निकाल लो हिंज, अबाउट हिंज बराबर होगा आई हिंज के अबाउट इंटू अल्फा, यही होगा। तो देखो टॉर्क नेट, तो नेट टॉर्क किसके कारण होगा, टॉर्क ड्यू टू वेट हो सकता है, प्लस टॉर्क ड्यू टू जो हिंज क्या सपोर्ट दे रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दे रहा है उसके कारण हो सकता है, हिंज जो वर्टिकल सपोर्ट दे रहा है उसके कारण हो सकता है, बराबर क्या होगा, आई इंटू अल्फा, क्लियर है। अब आप देखो ये तो पहले ही निकाल दिए हैं, क्या था, mgl/2 है ना, और डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये दोनों टॉर्क जीरो है, आई, तो एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, ml²/3, ml²/3 इंटू अल्फा, ठीक। एक एल से एक एल कट गया, एम से एम कट गया, तो क्या आएगा, अल्फा बराबर 3g/2l। ये समझ में आया कि नहीं है, क्या गया बच्चों, 3g/2l। तो क्या निकल गया अपना, अल्फा निकल गया, ठीक, क्लियर है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर स्क्वायर एम आर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर, वाह भाई वाह, जबरदस्त क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कुछ भी बोलो है ना। ओमेगा क्या है, अभी, अभी जीरो, बाद में तो कुछ होगा तब सेंट्रीपिटल भी आ जाएगा, अभी जीरो है, तो अभी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस इंस्टेंट पे जस्ट आफ्टर रिलीज क्या होगा, जीरो। समझ में आया, पक्का, क्लियर है। अब अगर आप रॉड को देखोगे, रॉड को देखें, है ना, तो रॉड पे जो नेट फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एफ नेट बराबर एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, एफ नेट बाय एम आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, एफ नेट बराबर एम। अब आप देखो रॉड को एक फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, RH लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, RV लग रहा है, ठीक। और सपोज रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है बच्चों, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, पक्का। अब क्या रॉड हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, तो सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, जीरो। तो जो हिंज है वो कोई सपोर्ट दे रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं तो डायरेक्शन नहीं दे रहा है। दूसरा आरवी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये लिख सकते हैं mg माइनस आरवी बराबर m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पक्का। अब आप बताइए जब तक हमको आरवी पता नहीं चलेगा तब तक एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल सकता है, नहीं। या ऐसा भी बोल सकते हो जब तक एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं पता चलेगा तब तक आरवी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। लेकिन हमको क्या चीज पता है बच्चों, अल्फा, क्या चीज पता है,
अल्फा, अल्फा कितना दिया है? 3g/2l दिया है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर अल्फा, है ना? तो क्या करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए? देखो सपोज ये रॉड था, सपोज क्या, रॉड ही है, सपोज मत करो, रॉड है ना? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस है यहां से कितना है? l/2 है? और अल्फा क्या है? क्या है? 3g/2l ये है। तो बच्चों इस पॉइंट का क्या अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वही तो होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हरिभाषण में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? आर अल्फा, आर कितना है? l/2, अल्फा कितना है? 3g/2l। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3g/4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यही क्या होगा? ठीक। अगर हमको बोलता है इस एज का बताओ एक्सीलरेशन, तो इसका भी बता सकते थे। ये तो ए सेंटर ऑफ मास हो गया, ये हो जाता ए एज, क्या हो जाता? एज। इसके लिए अल्फा को क्या से मल्टीप्लाई करते? एल से, तो क्या जाता? 3g/2। समझ में आया बात? ऊपर से तो नहीं जा रहा। इस पॉइंट का एक्सीलरेशन पूछेगा तो 0, क्योंकि अल्फा है लेकिन ये पॉइंट आर 0 है, डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये पॉइंट का 0। हरी बात समझ में? तो इसका ए एज आ रहा है, इसका ए सेंटर मास आ रहा है, इसका 0। समझ में आ रही बात? पक्का? तो ए सेंटर मास तो निकल गया, निकल गया कि निकल गया? अब हम आर भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? एम जी माइनस आर वी बराबर एम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास कितना है? 3g/4। क्लियर बात? तो आर वी ये उधर जाएगा और ये क्या आएगा? इधर। तो क्या जाएगा? एम जी माइनस 3mg/4। तो कितना है बच्चों? mg/4। समझ में आया बच्चों? तो ये रिएक्शन कौन दे रहा है? हिंज दे रहा है ना। तो अपने को एक और चीज पूछी थी, क्या चीज पूछी थी? हिंज फोर्स पूछी थी। तो हिंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स दे रहा है क्या? हिंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दे रहा है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में दे रहा है। तो एफ एच टोटल ही क्या आ जाएगा? mg/4। एक्सीलरेशन सेंटर मास क्या आ गया? 3g/4l। ए सेंट्रीपिटल था, सॉरी, ये 0 है और ये क्या है? 3g/4 है। आ रही बात समझ में? पक्का सारी चीजें निकल गई? तो आप लोग को इतनी चीजें बच्चों एनालाइज करके निकालने बोल सकता है सिचुएशन में, तो ये एक तरीका हुआ। ठीक है, समझ में आया मेथड? क्या था मेथड? सबसे पहले उस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट को रिलीज जस्ट किया गया है, तो अपन को देख लेना रिलीज किया तो अभी मोशन तो कर नहीं रहा होगा, जस्ट आफ्टर रिलीज, तो ओमेगा क्या ले लिए? 0। फिर ओमेगा 0 ले लिया तो उससे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ओमेगा बहुत जरूरी है उस इंस्टेंट पे, ओमेगा बहुत जरूरी है। सेंट्रीपिटल निकालने के लिए ओमेगा देखना है, तो सेंट्रीपिटल निकालने के लिए देखें ओमेगा 0 है तो 0। दूसरा, अगर हमको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालना है तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम। फिर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है उस पॉइंट के अबाउट सारे टॉर्क निकालने पड़ेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके। फिर नेट टॉर्क आ गया, उसको आई इंटू अल्फा से इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों? अल्फा। अब एक बार आपका अल्फा आ गया तो एटी बराबर आर अल्फा करके किसी भी पॉइंट का आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वही क्या हो जाएगा? चाहे सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास जो है तो वो आरी बस। फिर एक बार एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गया तो फिर जो पुराना था अपना, जो लीनियर मोशन में अपन लगाते थे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, उनको एम एक्स एम ए वाई से इक्वेट करके भाई कोई अननोन फोर्स है या रिएक्शन फोर्स है जो एक्स या वाई डायरेक्शन में लग रहा है वो भी निकाल सकते हो। तो वो हिंज की फोर्स भी आ गई। मेथड समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है। अभी ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन था तो ऐसा लगा एकदम इजी इजी है, ऐसी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा? यही। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। समझ में आया बात? पक्का? आगे बढ़े? क्लियर है? चलिए, चलो बच्चों, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब उसमें अप्लाई करके देखते हैं अपन जो अभी सीखे हैं। ठीक है, सेम ऐसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, बस अब क्या कर देंगे, एक रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट क्या हिंज है, रॉड का मास एम, लेंथ एल,
अभी अपन लिए थे रॉड क्या था, इस कंडीशन में था, रॉड क्या था, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में था। अब रॉड क्या है, रोटेट होके कुछ नीचे आया है। ये एक मिनट फिर से बना देते हैं यार, मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ठीक, समझ आ रहे बच्चों। रॉड अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल रोटेट कर चुका है और इसको वैसे पकड़ के रखा हूं मैं, ठीक है। और फिर क्या किया, रिलीज, फिर क्या कर दिया, रिलीज, इस पोजीशन से इसको रिलीज कर दिया, एट एन एंगल थीटा, इसको क्या किया, रिलीज किया। बाकी सारे पैरामीटर वही है, मास एम है, लेंथ एल है, यूनिफॉर्म है रॉड, ठीक है, थीटा एंगल से बस रिलीज किया गया है ना। निकालना क्या क्या है, वही जस्ट आफ्टर रिलीज हमको निकालना है ओमेगा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, टॉर्क क्या होगा टोटल, और हिंज कितना फोर्स दे रहा होगा। अरे बस समझे, हाँ वही, और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, वही सारी चीजें जो अपन पिछले बार निकाले वही सब देखेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ओमेगा की बात करते हैं, क्या होगा, रिलीज किए हैं। अच्छा, अगर ये बोलता ऊपर से रिलीज किए हैं, छोड़ दिए हैं, और ये कुछ समय बाद इस पोजीशन पे है और ओमेगा पूछता, तो उसके लिए बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, उससे आसानी से बन जाता है। तो आप लोग घबराओ मत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब लगाना सिखाऊंगा तब ये भी सीखेंगे, ठीक है। उसमें फिर एंगुलर मोमेंटम और ये सब आएगा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्वेशन लगेंगे, जैसे कलीजन पढ़े ना अपन, वैसी टाइप का उसमें रहेगा, ठीक है। तो घबराओ मत, ओमेगा भी निकालना सीखेंगे, अभी बस रिलीज कर करके इसलिए बता रहा हूं ताकि बाकी चीजें कैसे लगानी है, टॉर्क और एनएलएम लगाना सीख रहे हैं अभी, ठीक है। अब अगला चीज, अब क्या करते हैं, अपने को अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा। तो सबसे पहले इसका क्या बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, दुनिया जहान से फ्री कर देंगे। तो ये दुनिया जहां से क्या हो गया, फ्री हो गया, है ना। क्या लग रहा है इधर, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। और हिंज क्या देता है, वर्टिकल और उल्टा लिख दिया ना, ये हॉरिजॉन्टल और नीचे वाला वर्टिकल, दो फोर्स लगाता है, ठीक। तो ये क्या बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब टॉर्क लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, टॉर्क, नेट टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं। तो तीन फोर्सेस हैं, एम जी, आरबी और आर एच। क्या आरबी आर एच के कारण कोई टॉर्क लग रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट, हिंज के अबाउट, नहीं लग रहा होगा, क्यों, उसी पॉइंट पे ऐड करें तो एमजी के कारण लग रहा होगा। तो टॉर्क लिखता हूं, क्या होगा, एमजी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, किससे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनी, तो वहां से क्या करेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो ये लेंथ लेनी है, तो ये लेंथ कितनी होगी, L/2 cos थीटा, है ना, ये आधा L/2 है। तो ये क्या हुआ, L/2 cos थीटा, तो क्या हुआ, mg L/2 cos थीटा, क्लियर। यही नेट टॉर्क है, ये क्या है, नेट टॉर्क है। अब नेट टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चों, आई अल्फा। तो क्या गया, mg L/2 cos थीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, mg L/2 cos थीटा इंटू आई। ये भी किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, एच के अबाउट ही तो घूम रहा है, तो एच के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/3 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/ml² से, आई नीचे आएगा ना, ठीक। एम से एम कट गिस, एल से एल कट गिस, क्या आया, 3 cos थीटा बाय 12, 3g cos थीटा बाय 12। तो ये क्या गया बच्चों, अल्फा। तो हमको ओमेगा अल्फा टॉर्क पता चल गया, ठीक। अब बताओ प्रोसेस क्या था, फोर्स जो अननोन फोर्सेस से निकालने का, कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालो, क्लियर। उसके लिए अल्फा तो पता ही है, तो क्या इस्तेमाल करते थे, आर अल्फा। क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, आर अल्फा। तो देखो अब इस पे आते हैं, हमारा सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ये ऐसे रोटेट हो रहा है अल्फा से क्लॉकवाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज थी ना, अल्फा भी क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो अब मेरे को बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा क्या, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग जो रहता है उसके परपेंडिकुलर। तो ये होगा ना, ये होगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो
AT बराबर आर अल्फा। तो आर तो क्या लेंगे, L/2 ही लेंगे। आर कितना लेंगे बच्चों, L/2। आर का वैल्यू L/2 लेंगे और ये कितना आएगा, L/2 इंटू अल्फा। अल्फा कितना है था, 3g cos थीटा बाय 2l। तो कितना आ गया बच्चों, 3g cos थीटा बाय 4। ये समझ में आया बात, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, नीचे। क्लियर बात। अब इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि हम तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में चलते हैं ना, तो इस फोर्स से कितने कंपोनेंट करेंगे, दो। तो देखो ये ऐसा है, ठीक, रॉड के परपेंडिकुलर, और रॉड वर्टिकल्स, ये एंगल कितना बना रहा था, थीटा बना रहा था बच्चों, थीटा। ठीक, तो अब बताओ यहां पर एंगल थीटा कौन होगा, और ये होगा ना, ये होगा ना थीटा। रॉड है ऐसा, थीटा है, ये थीटा है और ये थीटा है, ये लाइन हो गया और ये लाइन, तो ये क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और इधर क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये समझ में आया कि नहीं है, रेजोल्यूशन। तो इधर क्या आएगा, ए कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि क्या होता है, ए सेंटर ऑफ मास साइन थीटा। और नीचे क्या आएगा, ए सेंटर ऑफ मास क्या, कॉस थीटा। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, पक्का। अब हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन पता चल गया। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण। वर्टिकल एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, वर्टिकल फोर्स के कारण। समझ में आई बात, पक्का। चलिए निकाल लेते हैं। तो अब ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो रॉड बना था, है ना, इसमें एक फोर्स थी वर्टिकल और एक फोर्स थी हॉरिजॉन्टल, हिंज के कारण, और एक फोर्स थी mg। क्या करें, पहले हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, पहले वर्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड जा रहा है ना रॉड, तो क्या लिखते हैं, mg, क्या लिखते हैं बच्चों, mg माइनस आरवी बराबर, कौन सा कंपोनेंट लेंगे, डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या था, ए सेंटर ऑफ मास कॉस थीटा। तो ए सेंटर ऑफ मास कितना निकालें, 3g cos थीटा बाय 4, ये निकालें। इंटू क्या करेंगे, एक और cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। एम, हाँ एम, एम मास, एम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर बात, इतना समझ में आया। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आरबी। तो आरबी उधर गया, ये इधर आया, तो mg कॉमन आ जाएगा, mg क्या आ जाएगा, कॉमन। तो क्या बचेगा, 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4। ठीक, ये आ गया वर्टिकल फोर्स। कौन सा फोर्स, वर्टिकल फोर्स। ठीक है, जो कौन दे रहा है, हिंज दे रहा है। दूसरा, उल्टा फिर लिख दिया ना मैं, ये आरबी लिखना है, ये आरएच लिखना है, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स आ गया। दूसरा क्या है, आरएच। तो आरएच, आरएच क्या आएगा, है ना। तो हम लोग जो आरएच का इमेजिन किया डायरेक्शन, लेकिन एक्सीलरेशन तो इस तरफ है, तो मतलब आरएच भी इस तरफ होगा, है ना, माइनस आरएच लेना पड़ेगा। आरएच भी किस तरफ होगा, पीछे तरफ होगा। तो क्या जाएगा, ये ए सेंटर ऑफ एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास कितना था, 3g cos थीटा बाय 4 इंटू साइन थीटा। आ रही बात समझ में बच्चों, पक्का। तो ये कितना आ गया, 3mg बाय 4 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया आर एच। और डायरेक्शन कैसे रहेगी, ये अपन जो इमेजिन किए वो नहीं रहेगी, कैसे रहेगी, इस तरफ। क्लियर है। अब अगर आपको नेट फोर्स चाहिए मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो वो जब वैल्यू वैल्यू दे रहेगा तब करेंगे, अभी नहीं करते, छोड़ो। वैसे लिख लो, अरे हिंज फोर्स अगर नेट निकालना है तो क्या करोगे, वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर का। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई, पक्का बच्चों, क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गया, है ना। तो ये होगा एनएलएम लगाने का तरीका, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाने का तरीका, किसमें, रोटेशन मोशन में। ठीक है, अब और एग्जांपल्स अपन आगे देखते जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल।
अगला, अब क्या कर लिए, अब अपने पास क्या है, एक प्लेट है बच्चों। कैसी प्लेट? स्क्वायर प्लेट। कैसी प्लेट? स्क्वायर प्लेट। ठीक है। और स्क्वायर प्लेट को इस पॉइंट के अबाउट क्या कर दिया गया है? हिंज कर दिया है। इसके डायमेंशन सारे डायरेक्शन एल है और टोटल मास क्या है? एम। है ना। फिर से क्या बताना है? जस्ट आफ्टर रिलीज, जैसे इसको क्या करूं मैं? रिलीज करूंगा, तो आपको ये बताना है वही चीज है। क्या? टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क अल्फा कितना होगा? ओमेगा कितना होगा? और हिंज कितना फोर्स दे रहा होगा? ये अपने को सारी चीजें निकालना है। ठीक है। अब तो हम चालू करते हैं। इसको इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया गया है, तो आपको पता है ना ये इसके अबाउट क्या होगा? रोटेट होगा। ठीक है, इसके अबाउट क्या होगा? रोटेट होगा। क्लियर? अब देखो, तो सबसे पहले तो ओमेगा बताओ, जस्ट आफ्टर रिलीज क्या होगा? जीरो होगा। रेस्ट से चालू किए तो क्या होगा? जीरो। अब बाकी चीज के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा। अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा प्लेट का? प्लेट का कहां होगा? बीच में। प्लेट का कहां होगा? बीच में। तो यहां क्या लग रहा होगा बच्चों? mg फोर्स लग रहा होगा। और यहां क्या मिल रहा होगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्या लिख रहा होगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है। अब ये दोनों कोई टॉर्क प्रोड्यूस करे होंगे? नहीं। टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ mg। तो लिखते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चों? पॉइंट ऑफ जिस पे टॉर्क निकालना है उससे L बाय टू। भाई L लेंथ का है तो क्या होगा? L बाय टू। तो कितना निकलेगा? mg L बाय टू। टॉर्क कितनी निकली? mg L बाय टू। ये समझ में आई बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक। टॉर्क बराबर क्या लिख सकते हो? आई अल्फा। ये कितना हो जाएगा? mg L बाय टू। अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? mg L बाय टू इंटू वन बाय आई। अब बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को, इस एज के अबाउट क्या था? 2 ml स्क्वायर बाय थ्री। पक्का? कितना था? 2 ml स्क्वायर बाय थ्री। प्लेट का, अगर एक स्क्वायर प्लेट है तो उसका एज के अबाउट कैसे निकालते थे वो? पर पैरेलल भी लगा सकते हो भाई। इसके अबाउट भी, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट भी पता है कि नहीं? तो इसके अबाउट, हाँ इसके अबाउट पता है, वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लगाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्या आएगा? 2 ml स्क्वायर बाय थ्री। ये बताना तो नहीं है ना? अच्छा, तो यहां पर क्या आएगा? mg L बाय टू इंटू, है ना, तो 3/2 ml स्क्वायर ये आएगा। तो m से m कट गया, l से l कट गया, क्या आया? 3g/4 आया। कितना आया बच्चों? 3g/4। ये समझ में आ गया? l भी आएगा 3g/4l। ठीक है, 3g/4l ये आ गया एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। अब सॉरी क्या? अल्फा। अब अगला काम क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का। तो अपन क्या करेंगे? यहां से यहां आएंगे, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है ना अल्फा से, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा बच्चों? टेंशियल एक्सेलरेशन आर। आर ये कितना है? कितना होगा? अरे डायगोनल कितना होगा? √2l। उसका क्या करेंगे? आधा। तो क्या आएगा? l/√2। कितना आएगा बच्चों? l/√2। ठीक है। अब l/√2 आया, डिस्टेंस इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना निकला है? 3g/4l। तो कितना आ गया बच्चों? l से l कट गया, 3g/4√2। लेकिन डायरेक्शन कैसा? ऐसा। आ रही बात समझ में? इसके भी कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। इसके भी कितने कंपोनेंट होंगे? दो। अच्छा, पहले एंगल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? एंगल। तो ये एंगल कितना होगा? ये तो 45 है, 45 है। ठीक, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 45। तो एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो एक आएगा बच्चों इस तरफ और एक आएगा बच्चों नीचे, क्योंकि ये एक्सीलरेशन आया है। तो इधर क्या हो जाएगा? 3g/4√2 जो एक्सीलरेशन है इंटू साइन 45 1/√2 इंटू 1/√2। तो कितना आ जाएगा? 3g/8 ये आएगा।
वैसे ही डाउनवर्ड भी क्या आ जाएगा, 3g/8 ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, 1/√2 है, 1/√2 है, ठीक है, 3g/8। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सीलरेशन पता चल गया प्लेट का। अब क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, आर एच, पूरे प्लेट का मास क्या है, एम, पूरे प्लेट का मास क्या है, एम, और कितना एक्सीलरेशन, 3g/4। तो ये क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हिंज हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रहा है, वो आ गया, ठीक। 8, सॉरी 4 नहीं, 8, ठीक है, 3g/8। अब दूसरा क्या निकालना है, वर्टिकल फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है बच्चों, mg माइनस आरवी बराबर m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, 3g/8। तो आरवी उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो कितना जाएगा, 5mg/8। समझ में आया बच्चों, ठीक। और नेट फोर्स चाहिए तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। क्लियर है, पक्का, समझ में आ गया। तो वो भी निकाल सकते हैं अगर एफ नेट निकालना है तो mg तो कॉमन आ जाएगा, mg क्या आ जाएगा, कॉमन, बाई 8 भी क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक। तो क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 34, तो अंडर रूट, ठीक। समझ में आई बात, पक्का। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। अब अगले एग्जाम्पल में अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक रफ सरफेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, रफ सरफेस। रफ, कैसी सरफेस, रफ। अब इस रफ सरफेस के ऊपर एक रॉड ऐसा टिल्टेड है बच्चों, ऐसा रॉड, कैसा, ऐसा टिल्टेड रॉड है, समझ गए, टिल्टेड, टेढ़ा रखा हुआ, कैसा रखा हुआ है, टेढ़ा, ठीक है। ये सरफेस इतनी रफ है कि यहां पर स्लिपिंग नहीं होगी, नो स्लिपिंग। क्या होगी, नो स्लिपिंग, स्लिप नहीं होगा, रॉड स्लिप नहीं होगा। क्लियर। तो हमको यह बताना है कि इसको जस्ट ऐसे रखा गया था एंगल थीटा पे, और इसको क्या किया, रिलीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों, रिलीज। और ये स्लिप नहीं हो रहा है, इतना फ्रिक्शन है कि ये स्लिप नहीं हो रहा है। तो जस्ट आफ्टर रिलीज हमको क्या बताना है, ओमेगा क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, अल्फा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, और जमीन से नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, ये भी बताना पड़ेगा। समझ में आई बात। मेथड वही है, मेथड वही है। सबसे पहले तो जैसे ही छोड़े हैं ओमेगा क्या होगा, ओमेगा 0, जैसे ही छोड़े ओमेगा क्या होगा, 0, ठीक। उसके बाद टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता है बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सपोज ये यूनिफॉर्म रॉड है, मास ml का, तो सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा, नीचे फोर्स mg लगेगा, ठीक। अब खुद बताओ बच्चों, ये रॉड अगर नीचे स्लिप हो रहा है तो इसका ये एंड किधर स्लिप होगा, पीछे की आगे, पीछे स्लिप होना चाहिए ना। तो पीछे स्लिप होने से रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगेगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन जमीन कैसा देता है, समझ में आया? क्या देता है, परपेंडिकुलर। ये समझ में आया कि नहीं है। अब टॉर्क निकालते हैं। बताओ किस पॉइंट के अबाउट, इस जब ये पॉइंट फिक्स है तो इसी पॉइंट के अबाउट तो रोटेट हो रहा है, तो जो फिक्स पॉइंट है उसी के अबाउट निकालते हैं टॉर्क। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, आई इंटू अल्फा होगा। टॉर्क को क्या लिखेंगे, mg के कारण, फोर्स है mg, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उससे बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, L/2 cos थीटा है, ये L/2 है, बेस L/2 cos थीटा। बाकी एन और फ्रिक्शन के कारण कोई टॉर्क होगी, नहीं होगी। तो ये बराबर क्या आ जाएगी, आई अल्फा। आई क्या होगा, ml²/3 इंटू अल्फा, एम से एम कट गया, अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चों, 3, एक एल से एक एल भी कट गया, 3g cos थीटा बाय 2l, ये आ गया आपका अल्फा का वैल्यू, 3g cos थीटा बाय 2l। यहां तक समझ में आया।
अगला, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसके बाद टॉर्क भी निकल गया, अल्फा भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन टू मास, और उसका डायरेक्शन क्या होगा ये भी देखना है। ठीक, तो देखो ये अल्फा से रोटेट हो रहा है ऐसा, इस पॉइंट के अबाउट। ठीक, हमको चाहिए सेंटर ऑफ मास, तो कहां चले जाते हैं, यहां पर चले गए सेंटर ऑफ मास। अब टेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, आर अल्फा, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, आर अल्फा, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे, आर इंटू अल्फा। आर क्या है, ये डिस्टेंस, एल बाई टू इंटू अल्फा क्या है, 3g कॉस थीटा बाय 2l, एल से एल कट गया, क्या आया 3g कॉस थीटा बाय 4। ये समझ में आ गया, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा है, इसके टेंजेंशियल है, पक्का। अब ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये भी एंगल क्या होगा, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो इसके क्या करते हैं, दो कंपोनेंट इसके, तो एक आएगा इधर और एक आएगा आगे, तो ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और इधर वाला क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। समझ में आई बात, ए का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। और अब क्या लिखेंगे, एनएलएम न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कौन सी लग रही है, खाली फ्रिक्शन, एमजी, और नॉर्मल रिएक्शन तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आया था, ए साइन थीटा, कितना आया था बच्चों, ए साइन थीटा, तो ये बराबर होगा एम इंटू ए साइन थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, एम, ए का वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 3g कॉस थीटा बाय 4 इंटू साइन थीटा, ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। क्या आ गया बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स। और अगर आपको क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या लेंगे, mg माइनस एन बराबर ए कॉस थीटा, तो n बराबर आएगा mg माइनस ए कॉस थीटा, ए का वैल्यू क्या लिखेंगे फिर से, अच्छा माइनस एम ए कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, एम ए कॉस थीटा है ना, फोर्स इक्वेट करें, तो mg माइनस एम ए कॉस थीटा, तो m ए का वैल्यू आ जाएगा 3g कॉस थीटा बाय 4, और एक और कॉस थीटा मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर। ठीक, तो ये n आ गया और ये फ्रिक्शन आ गया। क्लियर है बात, सारी चीजें निकल गई, पक्का। ये वाले भी क्वेश्चन समझ में आया है ना। तो मेथड इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक, उस इनिशियल कंडीशन का ओमेगा निकाल लो, उससे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पता चल जाता है। ठीक, अभी तो ओमेगा जीरो आ रहा है हर केस में, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। दूसरा चीज क्या देखना है अपने को, उसका अल्फा निकालना है, अल्फा निकलता है टॉर्क से, तो सारे फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम बना के मार्क करना है, और जिस पॉइंट के अबाउट वो प्योरली रोटेट हो रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट वो क्या हो रहा है, प्योरली रोटेट हो रहा है, उस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकाल लेना है। टॉर्क निकालना है, आई अल्फा से कैलकुलेट करके अल्फा निकाल लेना है। अल्फा निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करना है, और फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स, और न्यूटन सेकंड लॉ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लगा देना है, खत्म बात, सारे फोर्सेस निकल गए। ठीक है बच्चों, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है। ठीक, चलो अब